जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम सोल्व करेंगे हिंदी पेडागोजी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली सीटेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी इस क्लास में अंत तक बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों शुरू करते हैं आज का हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और देखते हैं उसका पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा भी सीख ली है। वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर है कौशल का अंतरण, पठन अंतरण, अधिगम अंतरण या फिर पठन युक्ति। अगर कोई बच्चा अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा भी सीख लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कौशल का अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आज के प्रैक्टिस सेट का। भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? हम कहते हैं कि भाषा में सहजता होनी जरूरी है, तो उस सहजता शब्द से क्या तात्पर्य है? वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति, भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, या भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, या भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कि भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता को हम सहजता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 6 की एक अध्यापिका है और वो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूहों में बांटती है और 3 महीने तक साथ-साथ काम करने के लिए उनको कोई काम दे देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना है, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। तो इस गतिविधि को क्या कहते हैं? प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, सत्र कार्य या पोर्टफोलियो आकलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, परियोजना कार्य। इस तरीके की गतिविधि को हम परियोजना कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश या अवसर किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं? शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना, या शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। यह ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं, या शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करते हैं और बाद में प्रयोग में लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं? हमें ये जो 2 प्रकार प्रक्रियाएं दे रखी हैं ए और बी, हमें इसमें से पहचान करना है कि कौन सी टॉप डाउन है और कौन सी बॉटम अप है। तो पहली देखते हैं, मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना, और दूसरी है विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना है। तो हमें इन दोनों में से बताना कौन सी टॉप डाउन है और कौन सी बॉटम अप है। तो ऑप्शन नंबर ए है बॉटम अप, ए जो है बॉटम अप है और बी टॉप डाउन है, या बॉटम अप प्रक्रिया बी है और ए क्या है? टॉप डाउन है, या फिर दोनों ए और बी बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं, या दोनों की दोनों टॉप डाउन प्रक्रियाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कि जो ये वाली बी है ये हमारी बॉटम अप प्रक्रिया है और जो ए है ये है टॉप डाउन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज के प्रैक्टिस सेट का। अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बातों में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। तो इन शब्दों को किस श्रेणी में हम रखेंगे? सकृजय संबंध शब्द संपदा, कठिन शब्द, निष्क्रिय शब्द संपदा, या फिर कम प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो उन शब्दों को किस श्रेणी में रखा जाएगा यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, उनको हम निष्क्रिय शब्द संपदा में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है आज के प्रैक्टिस सेट का। जीवन नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था या जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है या जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। तो इस युक्ति को हम क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक युक्ति, परासंज्ञानात्मक युक्ति, संज्ञानात्मक एवं परासंज्ञानात्मक दोनों ही, या फिर अनुमान लगाने की युक्तियां। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, उसको हम कहेंगे संज्ञानात्मक युक्ति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया और शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है? अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, इस्तेमाल, प्रस्तुति, अभ्यास, परिणाम, कार्य आधारित भाषा अधिगम या फिर प्रयोग में भाषा पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर है अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। तो वह क्या कर रही है, ये हमें बताना है। त्रुटि विश्लेषण, प्रतिपुष्टि देना, व्याकरण के नियम बताना या फिर व्याकरण सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं और अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, रचनात्मक लेखन, तर्क संबंधी लेखन या फिर वर्णनात्मक लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आपके लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? ऑप्शन नंबर है अंग्रेजी, विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत, संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, संस्कृत, विदेशी भाषाएं या शास्त्रीय भाषा, या घर की भाषा मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषा या शास्त्रीय भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कि घर की भाषा मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है कि पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? पाठ्य सामग्री है उसकी कोई भी, तो उसकी प्रामाणिकता क्या होगी? पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री या फिर पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। तो पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, की किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है आज के प्रैक्टिस सेट का, कि कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? अब पोर्टफोलियो आकलन में कौन सी गतिविधि यूज होती है, यह हमें बताना है। अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, या अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधि के लिए अंक दिए जा सकें, या अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं, या कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है आज के प्रैक्टिस सेट का, कि एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें और अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद श्रुतलेख, पारस्परिक श्रुतलेख, वाक्यों द्वारा श्रुतलेख या फिर व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख। तो इस प्रकार के लेख को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसको कहेंगे हम अनुच्छेद श्रुतलेख, कि अनुच्छेद को सुनकर लिखा हुआ लेख। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है कि एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? कि कोई भी बच्चा अपने हिसाब से वहां पर कोई भी शब्द फिट कर दे, तो इस परीक्षण को हम क्या कहेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण रिक्त कार्य, क्लोज परीक्षण या फिर अनुच्छेद को पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको कहेंगे हम क्लोज परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? तो हमें नीचे दिए हुए वाक्यों में से एक वाक्य बताना है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, या इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, या यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, निकट विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? ये जो शब्द है निकट विकास का क्षेत्र, यह किस सिद्धांत में प्रयोग किया गया यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, या फिर मनोविश्लेषी सिद्धांत। तो किस सिद्धांत में इसका जिक्र किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 18 है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाए, कक्षा 6 में पहुंच जाए, या कक्षा 8 में पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि जब बच्चा कक्षा 3 में पहुंच जाए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 19 है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? रूप, विधान या मोफम, वर्ण संकेत, स्वनिम, या फिर वाक्य विन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साथियों स्वनिम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है आज के प्रैक्टिस सेट का, कि जब शिशु 2-3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बबलाना, किलकना, एक शब्दिया बुदबुदाना, या रूप विधान। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई छोटा बच्चा 2-3 महीने की आयु में ही स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाता है तो उसको उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तो किलकना, उसको हम किलकना कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 21 है, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रभाव के साथ बोल लेता है और यह भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है? द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी, एक भाषीय वक्ता, या फिर भाषाविद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि यह योग्यता उसे बहुभाषी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। वह बहुत भाषाओं में प्रभाव के साथ बोल लेता है, इसलिए उसको बहुभाषी हम कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का, कि पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं है, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या भाषा मात्र एक पहलू है, या भाषा विकास का अंग नहीं है। तो पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पियाजे ने भाषा को सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन नंबर है भाषा अर्जन उपकरण, सैकर्य अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, या सामाजिक अधिगम के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों भाषा अर्जन उपकरण। ऑप्शन नंबर में इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है हमारा, कि प्रथम भाषा अर्जन क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास है, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, या प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो प्रथम भाषा अर्जन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आज के प्रैक्टिस सेट का, कि ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? द्विभाषी कक्षा, बुनियादी कक्षा, मानवीय उपागम, या बहुभाषी कक्षा। तो उस कक्षा को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उस कक्षा को हम कहेंगे बहुभाषी कक्षा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है आज के प्रैक्टिस सेट का, कि किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? समाज भाषा विज्ञान, कोड बदलना यानी कि कोड स्विचिंग, कोड मिलाना यानी कि कोड मिक्सिंग, या फिर बोलियां। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उसको कहेंगे हम कोड बदलना यानी कि कोड स्विचिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, कि नोम चॉम्स्की की समर्थन करते हैं किसका? बच्चे द्रुतगामी से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। यह भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती है। तो नोम चॉम्स्की निम्न में से किसका समर्थन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा कि साथियों चोम्स्की ने समर्थन किया था कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा ही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। संकेत भाषा के रूप में, सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में, बुनियादी शिक्षा के रूप में, या फिर व्यवहारिक विज्ञान के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है हमारा कि बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले निम्न में से किसकी शुरुआत करते हैं? अपनी मातृभाषा की, द्वितीय भाषा की, संकेत भाषा की, या फिर व्यय भाषाओं की। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले बच्चा शुरुआत करता है अपनी मातृभाषा से। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 30 है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है ये कि द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में रिक्त स्थान के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरुक्ति, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, या फिर अवलोकन तथा सहायता देने में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।